हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग ऑप्टिकल आइसोमरिज्म करने जा रहे हैं। ये एक इस टाइप का आइसोमरिज्म है जो एक स्टीरियो आइसोमरिज्म की टाइप है। स्टीरियो आइसोमरिज्म में तीन टाइप होती हैं, एक कन्फर्मेशनल, एक होता है ज्योमेट्रिकल और एक होता है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म अपने आप में एक बहुत इम्पॉर्टेंट टाइप का आइसोमरिज्म है जिसमें हमें मॉलिक्यूल को 3D देखना होता है। हम मॉडल के हेल्प से देखेंगे इसको। तो जो भी मैं इधर आपको जो सेटअप दिखाया, ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है इसका। यहाँ पर डेफिनेशन है। जैसे हम लोग ऑप्टिकल वर्ड को सबसे पहले सीखें। ऑप्टिकल वर्ड का मतलब होता है जो रिलेटेड टू लाइट है। क्या है? रिलेटेड टू लाइट। तो मतलब ऐसी कोई चीज़, ऐसा आइसोमरिज्म जो हम लाइट के साथ रिलेट करके देखते हैं। आइसोमर का मतलब तो एक ही होता है, जिसे मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो। लेकिन इस ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में ऐसी कौन सी स्पेशल बात है कि हमने इसका नेम ऑप्टिकल रख दिया। तो इसमें जो स्पेशल बात है वो ये है कि जब हम लोग एक स्पेशल टाइप की लाइट, ये लिखा हुआ PPL, इसकी फुल फॉर्म नोट कर लो, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये मैं अभी सिखाऊंगा अभी आपको क्या क्या होता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है। प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो ऑर्डिनरी लाइट से अलग होती है, उसको हम किसी भी सब्सटेंस, चाहे वो ऑर्गेनिक है चाहे वो इनऑर्गेनिक है, उसके सोल्यूशन या प्योर या वेपर्स के थ्रू लाइट को पास करते हैं। हाँ जी, क्या करते हैं? प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, जिस सब्सटेंस को हमने चेक करना है कि वो लाइट के प्रति क्या बिहेवियर रिस्पॉन्स शो करता है, तो हमने उसके थ्रू उस लाइट को पास करना है। जब हम उसके थ्रू लाइट को पास करेंगे, बाद में हम एनालाइज करेंगे, ठीक है, फोटोग्राफिक फिल्म पे या कोई आई पीस से देख के, तो हम ये देखेंगे कि वो लाइट को रोटेट करता है या नहीं रोटेट करता। तो वहीं से वर्ड का जेनेसिस हुआ ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ओके। अगर तो उसने लाइट को रोटेट किया तो बोलेंगे ऑप्टिकली एक्टिव, मतलब लाइट की तरफ उसने बिहेवियर शो किया। अगर जैसी लाइट आई वैसी की वैसी आर पार निकल गई, कोई चेंज नहीं हुआ उस लाइट में, ठीक है, तो हम उसको बोलेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक हो गया? बिल्कुल। तो सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन बता दूं कि ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में जो ऑप्टिकल आइसोमर हैं वो क्या होते हैं। तो आप लोग यहाँ आओ पहले। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में हमने बेसिक टर्म्स, एक्सपेरिमेंट, कंडीशंस, ये सारा इस पार्ट 1 इस वीडियो में करेंगे। ऐसे और वीडियो भी आएंगी जिसमें हम लोग उसके एग्जाम्पल, उसकी आगे सब टाइप्स, कुछ नए नए कॉन्सेप्ट जो बिहेवियर इससे डेवलप होंगे वो भी करेंगे। पर आप सबसे पहले ये सुनो, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म की ये डेफिनेशन है। ठीक। इस ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में डेफिनेशन में जो पॉइंट मेन है, जैसे व्हेन द मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, ये लो, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो प्राइमरी एक रिक्वायरमेंट है आइसोमरिज्म की, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम। ठीक। ओके। बट डिफरेंट बिहेवियर, मतलब रिस्पॉन्स ऑफ 2 और मोर आइसोमर्स, दो या दो से ज्यादा आइसोमर्स होंगे, उनके मॉलिक्यूलर फार्मूले सेम होंगे बट उनके डिफरेंट बिहेवियर होंगे। ओके। इन आइसोमर को बोलेंगे ऑप्टिकल आइसोमर। हाँ जी, क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल आइसोमर। टूवर्ड्स द प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ये वाली लाइट अभी समझाऊंगा कि ये ऑर्डिनरी लाइट और ये क्यों डिफरेंट होती है, सारा समझाऊंगा, अभी रुक जाओ। तो ये एक ऐसा स्टीरियो आइसोमरिज्म है, मैंने बोला हुआ है स्टीरियो आइसोमरिज्म 3 टाइप का होता है, कन्फर्मेशनल, ज्योमेट्रिकल और एक ऑप्टिकल। कन्फर्मेशनल में वो स्टैगर्ड और क्लिप्स आते हैं, ज्योमेट्रिकल में सिस, ट्रांस, ई एंड जेड आते हैं, ऑप्टिकल में डेक्स्ट्रो, लिवो होते हैं। तो इनको स्पेस आइसोमरिज्म भी बोलते हैं ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट। यस, तभी तो मैंने बोला कि इसको हमने 3D देखना है, मॉडल की फॉर्म में 3D हमने देखना है। ठीक है। ओके। ऑफ द ग्रुप्स अराउंड ए कायरल कार्बन, कायरल कार्बन, कायरल कार्बन ऐसा जो 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा हो, उसका बिहेवियर। ओके। तो बच्चे ये डेफिनेशन है, मैंने लिखवाई, एक एक पॉइंट में डिस्कस किया। अभी आप लोग वीडियो रोको और यहाँ तक
ये सारी चीज़ नोट करो। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में लाइट का बिहेवियर देखना है कि एक कंपाउंड उसको चेंज करता है कि नहीं, ये देखना हमने। ठीक है, यहाँ ऑर्डिनरी लाइट लिखी हुई है। ओके, आप सबको पता है ऑर्डिनरी लाइट ट्रांसवर्स वेव है। क्या है? ट्रांसवर्स वेव है। जो इसका डायरेक्शन वेक्टर है ये वाला, और इसकी जो ऑसिलेशन है ये उसके परपेंडिकुलर चलती, तभी इसको ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। जैसे लाइट ट्रांसवर्स वेव है, साउंड लॉन्गिट्यूशनल वेव है सेम डायरेक्शन में। तो हमने लाइट को लिया। अब राजे इसका वेक्टर ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ठीक है, अगर मैं इसका टीएस ले लूँ, जैसे ये मार्कर आपके पास, ये हम देखा, ऐसा कट कर दो इसको, तो टीएस लो तो ये ऐसे वेक्टर दिखेंगे, ऊपर वेक्टर नीचे वेक्टर ऐसे और ऐसे। लेकिन ऑर्डिनरी लाइट में क्या खास बात है? उसमें वाइब्रेशन होती है इन ऑल डायरेक्शंस। मतलब ऊपर को भी, टेढ़े भी, ऐसे भी, इधर भी, चारों तरफ डायरेक्शन होती है उसकी। ये वाली वाइब्रेशन ऊपर नीचे भी हो सकती है, आगे पीछे भी हो सकती है, टेढ़ी भी हो सकती है। तो ऑर्डिनरी लाइट में वाइब्रेशन होती हैं इन ऑल डायरेक्शन। तभी हमने इसके सारे वेक्टर, ये परपेंडिकुलर वेक्टर हैं जो हमने लाइट की डायरेक्शन के, मान लो ये इसका डायरेक्शन है ऐसा, तो आप देखो ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी, ये इसका डायरेक्शन है लाइट का। तो हमने इस लाइट की परपेंडिकुलर वेक्टर जो है उनकी डायरेक्शन शो की हुई है। लो जी, ऑर्डिनरी लाइट यहाँ लिख दी मैंने। हाँ जी, सबसे पहले फिर से रिवीजन कीजिए। व्हाट इज ऑर्डिनरी लाइट? द ऑर्डिनरी लाइट इज ए ट्रांसवर्स वेव, इट हैज द वाइब्रेशन, इट हैज द ऑसिलेशन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन वेक्टर बट इन ऑल डायरेक्शन। सारी डायरेक्शन में होती है। ठीक है, लो जी, तब हमारे पास आ गया ऑर्डिनरी लाइट। ये ऑर्डिनरी लाइट है। इस ऑर्डिनरी लाइट को हमने एक स्पेशली डिजाइंड प्रिज्म है जिसको नाइकोल प्रिज्म बोलते हैं। नाइकोल प्रिज्म ये कैल्साइट मिनरल का होता है, कैल्साइट मिनरल। ठीक है, CaCO3 भी उसमें होता है, और ये कैल्साइट मिनरल का एक ग्लास टाइप प्रिज्म हम बना देते हैं, स्लैब्स, ग्लास स्लैब्स। ठीक है, इसको बोलते हैं पोलराइजर। क्या बोलते हैं? पोलराइजर। अब ध्यान से सुनने वाली बात है, जब हम लोग ऑर्डिनरी लाइट को पोलराइजर में से पास करेंगे, जिसको हम नाइकोल प्रिज्म बोलते हैं, जो कैल्साइट मिनरल का बना होता है, ये इसमें वैसे शो करने का तरीका, इसमें कट लगाते हैं हम डायग्राम। ठीक है, तो क्या होगा जब हम इसमें से पास करेंगे तो सारी वाइब्रेशन खत्म, एक बचेगी। ओके, प्लेन पोलराइज्ड लाइट में क्या होता है? प्लेन पोलराइज्ड लाइट हैज वाइब्रेशन इन वन डायरेक्शन ओनली। वन डायरेक्शन ओनली, सिर्फ ऐसे शो की मैंने। मतलब मैंने ये वाली शो कर दी, ये और ये तो कट ऑफ होगी। मतलब इसने फिल्टर कर दिया, उसको रोक दिया, किसी और डायरेक्शन में भेज दिया। ठीक है, डिफ्रैक्ट इन स्कैटर कर दिया, सीधी सिर्फ ये आई हमारे पास, मतलब इसके बाद ये आई। हाँ जी, प्लेन पोलराइज्ड लाइट में जो एक डायरेक्शन में ही गई। ठीक है, छोटी छोटी बातें आपने जरूर याद रखनी है। ऑर्डिनरी लाइट में वाइब्रेशन इन ऑल डायरेक्शन, प्लेन पोलराइज्ड लाइट में जो वाइब्रेशन इन ऑल डायरेक्शन, वेरी सिंपल। ठीक है, ऑर्डिनरी लाइट को ऐसे शो किया, पीपीएल को ऐसे शो किया, क्योंकि मैंने तो पीपीएल ही बोलना। सारे इस जितने भी हमारे ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के वीडियो होंगे, पार्ट 1 पार्ट 2 जैसे भी, उन सब में हमने यही बोलना, पीपीएल। समझ आ गया? अब हमारे पास पीपीएल आ गया। ओके, हमने क्या किया, इस पीपीएल को, ओके ध्यान समझना, किसी सब्सटेंस के थ्रू पास किया। टेस्ट ट्यूब में ले लिया, किसी कंटेनर में ले लिया, उसकी ये ऐसे लेंथ है, ये लो एल लेंथ, छोटी बड़ी हो सकती है, डेसीमीटर में लेनी है। उसके अंदर जो सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन ये हमने ग्राम पर मिलीलीटर में ले ली। ठीक, जो हमने ये वाली लाइट पास की, इसकी वेवलेंथ लैम्डा है। वो देख लो, ध्यान रखना, काफ़ी कुछ एक्सपेरिमेंटल आ गया, न्यूमेरिकल आएंगे इसके। ये वेवलेंथ आ गई। ये वाला सॉल्यूशन हमने किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर T पे लिया। अब देखो
हमारे पास लेंथ भी है सोल्यूशन की, हमारे पास कंसंट्रेशन भी है इसकी, हमारे पास इसकी वेवलेंथ भी है और टेम्परेचर भी है। हमारे पास 4 ऐसे वेरिएबल हैं जिनमें से हमने कुछ एक फिक्स कर देने हैं। ठीक है, चलो जो भी है छोड़ो। जब हमने ये पीपीएल इसमें से पास की, हमारे पास 3 केस आएंगे, केस 1, केस 2, केस 3। ये कैसे देखोगे आप? ऊपर हमने एक एनालाइजर रखा हुआ है। एनालाइजर क्या कर रहा है कि जब किसी सब्सटेंस में से लाइट बाहर आती है तो उस लाइट को वो एनालाइज करता है कि लाइट में क्या चेंजेस आए, कि लाइट उस सब्सटेंस ने लाइट के प्रति क्या रिस्पॉन्स शो किया। ठीक है, तो रिस्पॉन्स तो देखो, या तो लाइट घूमेगी या नहीं घूमेगी। जा लाइट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, मतलब घूमेगी जो इसका पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रही थी, या नहीं घूमेगी। ओके, या घूमेगी या नहीं घूमेगी। ओके, सबसे पहले केस ये आया, जैसी थी वैसी। उसने ये देखा पीछे से जैसी आती है वैसी की वैसी चलेगी, तो हम बोलेंगे नो रोटेशन। ओके, जैसी थी वैसी की वैसी, कि whenever the substance do not rotate the PPL, उसको हम बोलेंगे कि ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ओके, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अभी मैं आगे ये बताऊंगा कौन सा सब्सटेंस ऑप्टिकली इनएक्टिव हो सकता है, उसकी पहचान क्या है। देखो अभी तो एक्सपेरिमेंट ने देखा लाइट नहीं घूमी तो हमने बोल दिया ऑप्टिकल इनएक्टिव, लेकिन फिर भी हम सब्सटेंस की स्ट्रक्चर, उसके फंक्शन ग्रुप्स, उसके अरेंजमेंट को शो तो करेंगे ना, कि कौन कौन से एग्जाम्पल तो हमने बहुत सारे करने हैं। तो कौन सा ऐसा है जो रोटेट नहीं हुआ, ऑप्टिकल इनएक्टिव, नो रिस्पॉन्स। ठीक है, जा क्या होगा इन दोनों में ऐसे, देखो इसमें आपने देखा ये इसका ओरिजिनल एक्सिस था, ये इसका ओरिजिनल एक्सिस है, ये तो ओरिजिनल पे ही रहा, रोटेशन हुई नहीं, ऑप्टिकल इनएक्टिव। ठीक है, इसमें देखो रोटेशन हुई, रोटेशन ऐसे हुई, ऐसे घड़ी चलती है राइट हैंड साइड क्लॉकवाइज, इसमें उल्टा हुआ ऐसे ऐसे, उसमें हुआ लेफ्ट हैंड साइड एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, पहला सब्सटेंस ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये दोनों ऑप्टिकली एक्टिव। रोटेशन हुई इसमें भी इसमें भी, इसमें हुई क्लॉकवाइज, इसमें हुई एंटी क्लॉकवाइज, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव। इसका मतलब जो सब्सटेंस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करता है किसी डायरेक्शन में, उसकी ओरिजिनल डायरेक्शन से अलग, और वो एंगल है अपने पास, एंगल थीटा, ये देखो ये रहा एंगल, ये थीटा एंगल। ठीक है, ये एंगल क्लियर हो जाता है एनालाइजर से, देख लेते हैं उससे कि वहाँ पर कहाँ पर मैक्सिमा आता है। हम आप लोगों ने साइंस में, फिजिक्स में ऑप्टिक्स पढ़ते हैं, तो वहाँ पर हम देख लेते हैं मैक्सिमा कहाँ आता है। ओके, तो रोटेशन हुई इसमें भी, रोटेशन हुई इसमें भी, ये केस हो चाहे ये केस हो, मतलब सेकंड और थर्ड को बोलेंगे एक्टिव केस, इसको बोलेंगे इनएक्टिव केस। अब इसमें फिर से आ गया, लाइट की रोटेशन क्लॉकवाइज हुई, क्लॉकवाइज का मतलब आगे को, प्लस एंगल प्लस हो गया, ये लो प्लस, डी क्यों लगाया, डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं, डेक्स्ट्रो, ये ग्रीक में वर्ड है। डेक्स्ट्रस का मतलब जो राइट हैंड, लिवस का मतलब लेफ्ट हैंड, ये लेफ्ट हैंड। ठीक है, तो उन्होंने लेफ्ट हैंड और राइट हैंड को डेक्स्ट्रस और लिवोलस बोला हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये साइंटिस्ट ही उस साइड के हैं सारे। लो जी, ऑप्टिकली एक्टिव डेक्स्ट्रो रोटेटरी भी हो सकता है, इसको स्मॉल डी से लिखते हैं, प्लस से लिखते हैं क्योंकि एंगल बढ़ गया। ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस लीवो रोटेटरी भी हो सकता है क्योंकि वो लीवो से एल आ गया, और माइनस का मतलब एंगल पीछे हो गया, ये कम हो गया ये बढ़ गया, क्योंकि ओरिजिनल से देखा इतना एंगल ज्यादा हो गया। ठीक हो गया। लो जी, अब तक जो मैंने बताया आपको, वीडियो रोकनी है आप लोगों ने। ठीक है, ये तो मैंने पहले बोल दिया था, ये साथ साथ आप नोट करते जाओ। और ये डायग्राम बनाओ ऑर्डिनरी लाइट का, जिसमें डायरेक्शन सारी डायरेक्शन में होती हैं। नाइकोल प्रिज्म जस्ट एक कट लगा के शो करना, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को डायरेक्शन एक ही साइड में है। ये कोई भी सब्सटेंस है, बहुत सारे एग्जांपल अपने इसके डिस्कस करने हैं। ये सब्सटेंस सोल्यूशन या प्योर या वेपर फॉर्म में हो सकता है, इसकी एल लेंथ है, और बाकी सारे इसके न्यूमेरिकली जो पैरामीटर है वो मैंने शो कर दिए। एनालाइजर ने ये काम किया कि लाइट की रोटेशन को देखा कि हो रही है कि नहीं,
नहीं हो रही है तो नो रोटेशन इनएक्टिव, हो रही है तो ऑप्टिकली एक्टिव। अब वो फिर देखना क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। वहां से ये जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है ये इस सब्सटेंस का नाम है, क्योंकि इसी के कारण तो रोटेट हो रही है। तो ये आप डायग्राम पूरा बनाओ, इसको लेबल करो, और छोटी छोटी टर्म्स ऑब्जेक्टिव टाइप यहीं से ही सारी आती हैं। ओके, क्लियर हो गया। तो आप लोग एक बार वीडियो रोको, आराम से पूरा डायग्राम बनाओ, हर चीज नोट करो, जो भी डेफिनेशन है वो यहीं से चलनी है बस। मान लो आपको पूछ लिया व्हाट आर डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस, आपने बोला दीज आर द सब्सटेंस विच रोटेट द प्लेन पोलराइज टू द क्लॉकवाइज। व्हाट आर लीवो रोटेटरी सब्सटेंस विच रोटेट द प्लेन पोलराइज टू द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं डेक्स्ट्रो को? डी से, प्लस से, एल से, माइनस से। वेरी सिंपल। ओके, अब बच्चे ये जो एंगल रोटेट हुआ है ये वाला, ठीक है, थीटा एंगल, उसको भी हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से। वो थीटा, ये अल्फा। इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रोटेशन। क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक रोटेशन। ये लिख लो आप, स्पेसिफिक रोटेशन। ठीक है, ये नोट करो। जितना भी एंगल आप देखते हो ये, इसको ऑब्जर्व्ड एंगल बोलेंगे। ये अल्फा ऑब्जर्व्ड। जितना भी मेजरमेंट होता है 20 डिग्री, 30 डिग्री, 25 डिग्री, 3.12 डिग्री, ऐसे आएंगे बहुत सारे। ठीक है, 66.5 डिग्री। ओके, और नीचे लेंथ से डिवाइड कर देना, नीचे कंसंट्रेशन से डिवाइड कर देना अल्फा को, तो ये आ जाएगा। ये स्पेसिफिक रोटेशन है। मतलब जब हम लोग 1 सेंटीमीटर 1 डेसीमीटर लेंथ लेते हैं, क्योंकि नीचे डिवाइड किया, और 1 ग्राम पर ml कंसंट्रेशन हो, वेवलेंथ हमने टेम्परेचर फिक्स कर दी, तो कितना एंगल होता है ये मैं अलग से डिफाइन भी कराऊंगा आपको। ठीक है, तो ये आप एक बार एंगल नोट कर लो, मैं स्पेसिफिक रोटेशन जो है वो अलग से दिखाता हूँ। लो बच्चे, अभी तक हमने इतना पार्ट किया, आप लोग इस सारे को उतारो, और हम अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं कंडीशंस, और ये जो कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है। ओके, तो आप लोग सारा एक बार मैं साइड में हो जाता हूँ बेटा, पूरी वीडियो रोक के एक एक चीज जो डायग्राम की है वो बनाओ। और अब हम करने वाले हैं कि कौन सी कंडीशंस हैं जो एक सब्सटेंस को ऑप्टिकली इनएक्टिव या एक्टिव बनाती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं वो सारी कंडीशन और एग्जांपल। ओके बेटा, तो बच्चे इसके पिछले पार्ट में मैंने आपको एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म का वो बताया था। वो जो पूरा सेटअप था उसको हम लोग स्पेक्ट्रोमीटर बोलते हैं। मतलब या कई बार इसको पोलैरीमीटर भी बोलते हैं, कि लाइट की रोटेशन को देखने वाला। ठीक है, ओके। तो अब वहीं से कुछ टर्म्स आई हैं जो आपको बोर्ड्स के लिए, स्कूल बोर्ड के लिए जरूरी टर्म्स हैं। जैसे सबसे पहले ये आया कि ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस कौन सा है। अब इनएक्टिव का मतलब तो ऐसा सब्सटेंस जो लाइट के प्रति कोई रिस्पॉन्स शो ही ना करे। जहाँ मतलब हम ऐसा बोल रहे हैं कि लाइट आई थी, आर पर निकल गई, उसकी डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं हुई। तो ऐसे सब्सटेंस विच डू नॉट इफेक्ट और रोटेट द डायरेक्शन ऑफ पीपीएल, मतलब प्लेन पोलराइज्ड लाइट टू एनी साइड। मतलब जितने भी सिमेट्रिकल सब्सटेंस हैं, ध्यान रखना मैंने सिमेट्रिकल वर्ड लिख दिया, जितने भी सिमेट्रिकल सब्सटेंस, जितने भी सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट, कोई भी ऐसी चीज जो सिमेट्रिकल है, ठीक है, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होती है। अब आ गया ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव, यहाँ ऑप्टिकली इनएक्टिव लिख लो सब्सटेंसेस। एक्टिव का मतलब तो ये है कि लाइट जब उसके आर पर निकली तो उसने जो ओरिजिनल लाइट थी प्लेन पोलर लाइट की डायरेक्शन को चेंज किया, किसी भी डायरेक्शन में चेंज किया। लो जी, विच रोटेट, जो रोटेट करे किसको, पीपीएल को, किसी भी डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अब यहां ध्यान रखना ये सिमेट्रिकल है, ये डिससिमेट्री। ऑब्जेक्ट में, सब्सटेंस में, कंपाउंड में, मॉलिक्यूल में अगर डिससिमेट्री है, मतलब सिमेट्री नहीं है, तो वो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म का जेनेसिस है। ओके, अब ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस जो है, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस वो दो हैं, डेक्स्ट्रो, लीवो। ठीक है, व्हेन एनी ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस रोटेट द पीपीएल टू, ये अंडरलाइन कर लो, क्लॉकवाइज राइट हैंड साइड, ऐसे ऐसे। डी से रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस लगाते हैं, प्लस का मतलब एंगल का बढ़ जाना।
लियो में व्हेन एनी ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस रोटेट करे, एक्टिव है ना, एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे चले, उल्टा, वो एरो भी लगा लो जो मैंने लगाया, इसको भी शो करना आपने, क्योंकि आगे जाके हमने कंपाउंड के ऊपर ऐसे एरो लगाने, इधर को उधर को, हमारी आईज की मूवमेंट रोटेट होनी चाहिए। ओके, अब आ गया स्पेसिफिक रोटेशन। देखो रोटेशन का मतलब एंगल हो गया, स्पेसिफिक मतलब किसी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन और किसी पर्टिकुलर लेंथ पे, और वो जो पर्टिकुलर आता है स्पेसिफिक, उसमें 1 डेसीमीटर लेंथ और 1 ग्राम पर मिलीलीटर कंसंट्रेशन हो। ठीक है, फैक्टर कौन से हैं, और ये मैं लिखा देता हूँ। देखो फैक्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हमें ये पता होना चाहिए फैक्टर कौन कौन से हैं, यहाँ लिखवा भी दूंगा। ये नॉर्मल एंगल है, जितना भी फुल रोटेट हुआ उसको हमने लेंथ से और कंसंट्रेशन से डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया थीटा पर डेसीमीटर पर ग्राम पर एमएल, ये इसका यूनिट आ गया। और इसको हम स्पेसिफिक रोटेशन बोलते हैं फॉर ए गिवन वेवलेंथ। लो जी, फॉर ए गिवन वेवलेंथ एंड एट ए डेफिनेट टेम्परेचर द एंगल ऑफ रोटेशन बाय ए सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन 1 ग्राम पर एमएल और लेंथ 1 डेसीमीटर। ठीक है, इस पे डिपेंड करता है। अब बताओ फैक्टर में क्या लिखूं। लो जी, फैक्टर क्या होंगे, मतलब ये एंगल किस पे डिपेंड करेगा। सबसे पहले लिख लो नेचर ऑफ सब्सटेंस, मतलब सब्सटेंस कौन सा है, फिर डिपेंड करेगा वेवलेंथ पे, फिर डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे, फिर डिपेंड करेगा लेंथ पे, और फिर डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन पे। इतने सारे फैक्टर हैं इसके। हमने क्या करना, हमने इन सब को कर देना कांस्टेंट, और नेचर ऑफ सब्सटेंस अगले पार्ट में डिस्कस करते हैं कि वो ऐसे कौन से सब्सटेंस हैं जो लाइट को रोटेट करते हैं। हम उन सब के लिए एक ही लाइट यूज करेंगे, 589 नैनोमीटर। टेम्परेचर एक फिक्स कर देंगे, कोई भी रूम टेम्परेचर। लेंथ ट्यूब की जो एक हमने यूज करनी है, सारी सबके लिए वही ट्यूब यूज करेंगे। कंसंट्रेशन जो सोल्यूशन की बनाएंगे, हर सोल्यूशन का कंसंट्रेशन सेम रख देंगे। ठीक है, तो हमने 1 2 3 चीजें फिक्स कर देनी है, और नेचर हमारे पास रह जाना। तो आप लोग क्या करो, जो मैंने अभी पार्ट समझाया इसकी वीडियो रोको, वीडियो रोक के ये मान के चलो 1 मार्क्स की ये डेफिनेशंस हैं, क्योंकि हमारा जो बोर्ड का पेपर भी आजकल वो भी सारा ऑब्जेक्टिव टाइप आ रहा है। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव भी हैं 20 नंबर के, और बाकी जो 2 मार्क्स 3 मार्क्स 5 मार्क्स हैं उनमें भी आगे एक आधे नंबर के ऐसे ऐसे पार्ट हैं। तो फुल पेपर बोर्ड का भी ऑब्जेक्टिव है, हमें हर चीज माइन्यूटली लाइन टू लाइन कवर करनी है, ये हमारा प्राइम ऑब्जेक्ट है। तो मैं साइड में हो जाता हूँ, और ये मान के चलो ये आज हमने ऑप्टिकल इनएक्टिव कर लिया, डेफिनेशन एक्टिव कर लिया। एक्टिव के ये 2 पार्ट हैं, ठीक, डेक्स्ट्रो लीवो, और उसके बाद स्पेसिफिकेशन है क्या, कौन से फैक्टर हैं। तो मैं बहुत बिल्कुल टू द पॉइंट लिखवाता हूँ, ज़्यादा आपका लिखने में टाइम भी वेस्ट ना हो, ताकि उतने रिवीजन जल्दी हो। बहुत थोड़े से पेजेस में मैंने ये सारा करवा देना, एग्जाम्पल मैंने ज़्यादा देने हैं। ठीक है, ओके, मैं साइड में हो जाता हूँ एक बार। आप लोग इस वीडियो को आराम से उतारो, बिल्कुल डेफिनेशन पूरा कंप्लीट करो, रोको वीडियो को, नोट करो। और अब हम करते हैं कि एग्जाम्पल कौन से हैं ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस के, जा मतलब कंडीशंस। ओके, शुरू करते हैं इसका अगला पार्ट, और वो है एग्जाम्पल एंड कंडीशंस। तो बच्चों इस पार्ट में जो हम करने जा रहे हैं, और वो है कि एक ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होने के लिए, कि वो ऑप्टिकल एक्टिव हो, वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किसी भी डायरेक्शन में रोटेट करे, कौन कौन सी कंडीशन है, हम लोग हर एक कंडीशन को डिस्कस करेंगे। और उस कंडीशन के आगे एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, सबसे पहली कंडीशन कौन सी है, चलो जी देखते हैं कौन सी पहली कंडीशन है। ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड लिखा मैंने, ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए क्या कंडीशन है। लो जी, देयर मस्ट हैव एटलीस्ट 1 कायरल सेंटर। लो जी, क्या होना चाहिए, कायरल सेंटर। कायरल वर्ड हैंड से आता है, हैंड से आता है, मतलब ग्रीक में कायरल को हैंड बोलते हैं, हाथ। ठीक है, बताऊंगा ये इसका सेंस क्या है। लॉजिक, उससे जनरेट प्रॉपर्टी होती कायरलिटी, हैंडेडनेस। ठीक है, कायरल सेंटर असिमेट्रिक सेंटर होता है,
असिमेट्रिक मतलब जो सिमेट्रिक ना हो। धीरे धीरे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे उसमें ये आपको बताएंगे कि असिमेट्रिक सेंटर क्या होता है। लो जी ये लाइन पढ़ो, कार्बन एटम, अभी तो कार्बन एटम की बात आई है, उसमें नाइट्रोजन भी आएंगे, सिलिकॉन भी आ सकते हैं, ठीक है। इनऑर्गेनिक में कुछ ऐसे कंपाउंड और भी आएंगे जो चारों डिफरेंट से जुड़े होंगे। कॉम्प्लेक्सेस में जैसे सेंट्रल एटम होता है वो आ सकता है, क्योंकि अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो यहाँ कार्बन आ जाएगा, ठीक है। sp3 होना चाहिए, ध्यान रखो, और चारों डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए, ठीक है। sp2 नहीं, sp नहीं, sp3 टेट्राहेड्रल, ठीक है, ग्रुप्स। तो ये इसकी कंडीशन आ गई, मतलब ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऐसा इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसमें एक ऐसा पॉइंट हो जिस पे चारों ग्रुप डिफरेंट लगे हों। जब मैं इसके एग्जांपल कराऊंगा तो मैं बहुत सारे और भी कराऊंगा जिसमें इनऑर्गेनिक एग्जांपल भी साथ में लूंगा। अभी हमारा प्राइमरी स्ट्रेस ऑर्गेनिक कंपाउंड पे है, आपको इजीली समझ में आ जाए, दूसरे पे रिलेट करना है, हमने एक्सटेंड करना है उसको, ठीक है। ये तो छोड़ो अभी बातें, यहां आ जाओ। ये ऐसा कार्बन है जो A B C D चारों ग्रुप से अलग जुड़ा हुआ है। इस कार्बन को कायल कार्बन बोलते हैं, इसके ऊपर हम ऐसे एस्टेरिक स्टार लगाते हैं। अच्छा ये देखो, मैंने इस कंपाउंड को जिसमें चारों ग्रुप डिफरेंट है उसको मिरर के सामने रखा, ठीक है, मिरर के सामने रखा। मिरर के सामने तो उसकी इमेज बनेगी, ये देखो मिरर इमेज, मिरर के सामने रखते हैं उल्टा इमेज बनती है। अब देखो B इधर आ गया, D इधर दूर चला गया, C इधर आ गया, A आ गया, तो ये बन गई मिरर इमेज, ठीक है, मिरर इमेज। उसी तरीके से मैंने ये कंपाउंड की मिरर इमेज बनाई, और मैंने ये देखो लेफ्ट हैंड इसकी यहां रखा ऐसे, और राइट हैंड उसकी मिरर इमेज बन गई। ये मैंने अपने हाथों से ये सारा बनाया है ऐसे, ये हाथ अलग अलग है, ठीक है। मतलब एक हाथ को मैं मिरर के सामने रखूंगा वो इमेज बन जाएगी, अगर मैं इसको मिरर के सामने रखूंगा ये मिरर इमेज बन जाएगी। तो इसका मतलब दोनों हाथ क्या हुए, एक दूसरे की मिरर इमेज, दोनों ही ओरिजिनल है। ये भी हाथ है, ये भी हाथ है, कोई ऐसा वर्चुअल नहीं है, इतना दूर है। अगर ये ओरिजिनल है ये उसकी मिरर इमेज, और अगर ये ओरिजिनल है ये उसकी मिरर इमेज है, तो दो ना, ये दोनों डिफरेंट हैं। अब दोनों डिफरेंट कैसे देखें आपने, ध्यान से समझो दोनों डिफरेंट क्यों हैं। ओके, मैं आपको दोनों डिफरेंट वाला कॉन्सेप्ट बताता हूं, ये दोनों डिफरेंट क्यों हैं। पहले मॉडल से समझाऊंगा। मैंने ये दो मॉडल बनाए। सबसे पहले इस मॉडल में ये कार्बन है, उसके 1 2 3 4 ग्रुप हैं, चारों ग्रुप अलग अलग कलर के हैं, सबको अलग अलग दिखते हैं, ब्लू कलर, पर्पल कलर, ग्रीन और ये रेड या ऑरेंज, ये कलर चारों अलग हैं, और ये भी अलग है, ठीक है। पूरे ध्यान से देखना, जब मैं इस कंपाउंड को, ये वाले कंपाउंड को मिरर के सामने रखूंगा, आपको ये 1 मिनट सेट कर लें थोड़ा सा, ये दिखा आपको, चेक करो, ग्रीन के सामने ग्रीन, ये ब्लू, ये पर्पल और ये रेड हो गया, सही है। तो ये आपको इसकी मिरर इमेज दिखी, मतलब ये वाला कंपाउंड अलग है, ये उसकी मिरर इमेज है, ये भी कंपाउंड है, ठीक है। अगर मैं इसको मिरर में रखूं ये इमेज, अगर मैं इसको सामने रखूं ये इमेज, तो ये दो अलग हो गए। अब ये अलग क्यों है, ये सुपरइम्पोज नहीं होते। ट्राई करते हैं, ग्रीन ग्रीन पे कवर कर गया, सुप्रीम मतलब कवर कर गया, ब्लू कवर कर गया, ये कर ही नहीं सका। कुछ भी ऐसे कर लो, किसी दो को और करा लेते हैं, ये लो दो को और करा लेते हैं, ठीक है, दो को करवाते हैं, रेड को। मैंने रेड को करवाया, इसको करवाया, ये रह गए, देखो अलग अलग आ गए। तो जब कोई दो कंपाउंड डिफरेंट होते हैं उनकी मिरर इमेज सुपरइम्पोज नहीं करती, मिरर इमेज सुपरइम्पोज नहीं करती, इसको पता क्या बोलते हैं, नॉन सुपरइम्पोजेबिलिटी। नॉन सुपरइम्पोजेबल होना एक ऑप्टिकल एक्टिव की कंडीशन है, प्रायोरिटी है, होना चाहिए, सुपरइम्पोज नहीं करना चाहिए, जैसे हाथ नहीं करते। यहां मैंने हाथ रखा, ये देखो थंब इधर इधर, सुपरइम्पोज नहीं किया, ठीक है। और
थोड़ा फनी बात बताता हूँ, आप इस हाथ का ग्लव्स इस पे डाल के देखना, या इसका इस पे डालना, सारा दिन खुजली होती रहेगी ऐसे। ठीक है, मतलब जो चीज़ इसमें फिट होती है वो इसी में फिट होती है, इसकी अलग चीज़ होती है, इस वाला इसमें डाल सकते हैं, इसका इसमें डाल सकते ग्लव्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये अलग है दोनों, और इसको बोलते हैं नॉन सुपरइम्पोजिबिलिटी। हाथ जैसे सुपरइम्पोज नहीं करता, ग्रीक में हाथ को कायरल बोलते हैं। हाथ जैसी प्रॉपर्टी जो नॉन सुपरइम्पोजिबिलिटी है उनको कायरलिटी बोलते हैं। वो कंपाउंड, वो ऑब्जेक्ट जिसकी मिरर इमेज सुपरइम्पोज नहीं करती, उसको हम लोग बोलेंगे कायरल कंपाउंड, कायरल ऑब्जेक्ट, हैंडेडनेस या हैंड जैसे। ये एक ऑप्टिकल एक्टिविटी की कंडीशन है। बात समझ गए आप लोग? ठीक है, ओके। एक बात और दिखाता हूं। मैंने क्या किया, मैंने इन ग्रुप्स में एक एक ग्रुप हटा देता हूं। ये लो, हटा दिया और दो सेम लगा दी। देखो ये मैंने दो ग्रीन इकट्ठे कर दिए, ये लो। इस पे भी मैंने ये वाला ग्रुप हटाया, ये हटाया, और ये देखो मैंने ग्रीन इकट्ठे कर दिए। ठीक है, मिरर इमेज तो बनेगी, उसको तो कोई रोक ही नहीं सकता। मिरर इमेज तो हर एक चीज की बनती है, जो शीशे के सामने रख दो मिरर इमेज बनेगी, चाहे वो कायरल है चाहे अकायरल है। ठीक है, चाहे सिमेट्रिक है चाहे अनसिमेट्रिक है, मिरर इमेज तो बननी बननी, उसको कौन रोकेगा? शीशा तो सबको दिखाता है। ठीक है, ये मिरर इमेज है, ध्यान समझो। ये रेड, ये ग्रीन और ये ब्लू मिरर इमेज है ना। बट ये मिरर इमेज सुपरइम्पोजेबल है। क्यों? दो ग्रुप सेम आ गए। अब चेक कर लो, ये देखो, थोड़ा सा घुमाऊंगा, सेट करूंगा और आपको दिखा दूंगा कि ये देखो किसी तरीके से सुपरइम्पोज कर जाएगा। ठीक है, ओके। ये थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा। ये लो, कर गया। दो ग्रीन, दो ब्लू, दो रेड। अब ये डिफरेंट नहीं है, अब सेम है। ये और ये दोनों सेम है। क्यों? सुपरइम्पोज करके। जब कोई चीज सुपरइम्पोज कर जाए उसको हम बोलते हैं अकायरल, कायरल नहीं होना। उसको बोलते हैं सिमेट्रिक, उसको बोलते हैं सुपरइम्पोजेबल, और वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। वो जो पहले देखा नहीं था हमने, लाइट क्रॉस हुई, घुमाया ही नहीं, वो ऐसे है कंपाउंड जिनमें दो ग्रुप सेम है। ओके, सबसे पहले बात आप समझ लो ध्यान से। इस सेंटर को बोलते हैं स्टीरियो सेंटर, कायरल सेंटर, असिमेट्रिक सेंटर, कहीं ऐसे नेम लिखे होंगे। जिसमें चारों ग्रुप डिफरेंट हो वो होते हैं असिमेट्रिक सेंटर। जैसे इसमें दो सेम है, ये सिमेट्रिक असिमेट्रिक सेंटर नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना। जिसमें चारों ग्रुप डिफरेंट हो वो कायरल कार्बन होता है, कायरल ऑब्जेक्ट होता है, कायरल कंपाउंड होता है, और उसमें एक प्रॉपर्टी होती है कायरलिटी। ये देखो, प्रॉपर्टी ऑफ हैंडेडनेस, नॉन सुपरइम्पोजिबिलिटी ऑन इट्स मिरर इमेज इज कॉल्ड कायरलिटी। मतलब नॉन सुपरइम्पोज करना, जैसे इसने नहीं किया, जैसे ये नहीं करेगा। ये एक और दो आइसोमर्स है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ ये तीन कंपाउंड लिखे हुए हैं, इन तीनों कंपाउंड में से हम कायरल सेंटर ढूंढते हैं। करें शुरू? ओके, लो बच्चे, इसमें देखो ये तो कार्बन तीन हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये कार्बन चेक करते हैं, एक हाइड्रोजन, एक मिथाइल, एक ब्रोमो और एक इथाइल। ये लो लगा दिया एस्ट्रिक, ये कायरल सेंटर है इसका। इसमें देखो यहाँ sp2 है, ये भी sp2, ये तो हो ही नहीं सकते। ये कार्बन चेक करो, मिथाइल, OH, H, और ये सारा ये लो लगाया मैंने ऑस्मेट्रिक सेंटर, कायरल कार्बन ऑस्मेट्रिक। ओके, इसके कारण इस कंपाउंड में एक नहीं कई है। कई देखेंगे दो है कि तीन है, एक तो है ही। लॉजिक ऐसे, ये वाला कार्बन, एक H, एक Cl। ओके, यहाँ पर हमने यहाँ C लगाया हुआ, ये CH3 है, ये H है। ये वाला CH2 है, ये तो हो ही नहीं सकता। ये वाला CH2 है, ये नहीं हो सकता। ये वाला कार्बन देखते हैं कि इसमें एक मिथाइल है, एक H है, और एक और ध्यान रखा करो। जैसे बच्चों को लगता है सर इस पे तो चलो स्टार पक्का लगाने लगाना आपने, वो क्यों? एक H, दूसरा Cl, और अब हमने इस कार्बन पे ये जो सारा ग्रुप लगा हुआ है इसके कारण ये डिफरेंट है, यहाँ CH2 है। ठीक है, अब इस पे देखते हैं,
इस पे हमने कैसे देखना है कि इस कार्बन पे ये CH3 है, ये H है, ये वाला Cl के कारण अलग हो गया क्योंकि वो इससे मैच नहीं किया, यहाँ भी आ गया, देखो 2 हो गए, ये तो हो ही नहीं सकता। अब इस पे चलते हैं, यहाँ कार्बन है, इस पे मिथाइल लगा हुआ है, हाँ जी क्या लगा हुआ है, मिथाइल, और यहाँ पर H है, ठीक है। अब इधर से ये CH2 है, इधर से CH2 के साथ ये ग्रुप लगा हुआ है, बात समझ गए। तो अब हमने ये देखा कि ये वाला भी कायरल है, बोलो समझिए। इस कंपाउंड में 3 कायरल हैं, कौन सा, 1 कायरल, 2 कायरल, 3 कायरल। तो यहां पर आपको कायरल सेंटर 3 दिखे, बोलो समझ आ गया। ओके, तो आप लोग एक बार वीडियो रोको जिसमें आपने ये कंडीशन लिखनी है, उसके बाद आपने ये आप इमेज जो बनाओगे, ये हैंड चलो बनाना चाहो बना लो, कोई ऐसी बात नहीं है, यही बहुत सफिशिएंट है, आपकी मर्जी है। लिख लेना कि लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड आर द मिरर इमेज ऑफ वन अनदर एंड द नॉन सुपरइम्पोज, यहाँ लिख लो लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड आर द मिरर इमेज ऑफ वन अनदर एंड दे आर नॉन सुपरइम्पोजेबल। उसके बाद आपने ये लिखना है कि एक्चुअल में कायरलिटी क्या होती है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ नॉन सुपरइम्पोजिबिलिटी ऑफ एनी असिमेट्रिक सेंटर, एसिमेट्रिक कार्बन, कायरल कार्बन, या कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें कायरल सेंटर है। इसके बाद आप 3 कंपाउंड ये उतारो, एक बार वीडियो रोक लो आराम से, बिल्कुल ढंग से, ये चीज एक बार उतारो। अब मैं इसी साइड में कुछ कंपाउंड कराता हूँ, लो जी कुछ ट्रिक्स बताता हूँ। लो जी, सबसे पहले ये पूछा जाता है क्या कायरल सेंटर किसी खास फंक्शन ग्रुप्स में होते हैं, ये पूछा जाता है आपको कि क्या ये सिर्फ अल्कोहल में होते हैं, ब्रोमो में होते हैं, अमीन्स में होते हैं, या किस में होते हैं। ओके, ये आपको पूछा जाएगा। तो मैं यहाँ कुछ लाइनें इंपॉर्टेंट लिखवाता हूँ, कौन सी, लो जी सबसे पहले, लो बच्चे क्वेश्चन था क्या ये पर्टिकुलर किसी स्पेशल क्लास ऑर्गेनिक कंपाउंड में होते हैं, आंसर नो। क्यों, ऑल ऑर्गेनिक, ठीक है, कंपाउंड, वैसे इसमें ये लिख लो ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड क्लास फैमिली, ठीक है, मतलब हर होमोलोगस सीरीज में होते हैं, कैन हैव, सब में हो सकते हैं, ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। लो जी सबसे पहले बच्चे के नेम में ये आता है ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, ठीक है, बच्चे के दिमाग में आता है सबसे पहले तो अल्केन देखते हैं, हाँ लो जी ए, ध्यान रखना ट्रिक बताऊंगा, एल्केन, हमें ये प्रूव करना है कि अल्केन में भी ऑप्टिकल एक्टिव सेंटर होता है। तरीका बताऊं, सबसे पहले एक कार्बन उस पर स्टार लगा दो, ये लो, कार्बन के साथ कम से कम H हो सकता है, H के साथ मिथाइल हो सकता है, मिथाइल के बाद इथाइल हो सकता है, इथाइल से बड़ा प्रोपाइल हो सकता है। रिपीट नहीं करना, बस ये ध्यान रखना, रिपीट नहीं करना, ये कंपाउंड है। और ये ऐसा अल्केन है जो मिनिमम मॉलिक्यूलर मास का अल्केन है, कम से कम मतलब मिनिमम, ये स्टार्टर है, ठीक है। नेम क्या है इसका, 1 2 3 3 मिथाइल, और कार्बन सारे कितने, हेक्सेन, मतलब इससे कम वाला अल्केन ऑप्टिकल एक्टिव नहीं हो सकता। मैंने अल्केन बताया, अल्कीन भी ऐसे होता है, करना क्या है, एक स्टार लगा के ग्रुप सारे डिफरेंट कर दो। अल्काइन भी होता है, हेलोल्केन भी होते हैं। अब हेलोल्केन कैसे, ये तो हेलोल्केन, करना क्या हमने, ये लो मिटाया, तरीका बहुत सिंपल सा, लो बच्चे वेरी सिंपल, एक कार्बन, हेलो है ना, एक्स तो लगाओगे, क्लोरो ब्रोमो क्लोरो, एक H, H से बड़ा CH3, CH3 से बड़ा इथाइल, बस ये स्टार लगा दो बस, कोई दिक्कत नहीं है, ये मिनिमम वाला है, मिनिमम वाला, ओके, उतार लो आराम से C। उसके बाद आप लिख लो अल्कोहल, अल्कोहल बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ऐसा अल्कोहल बताओ, उसका आयुष नेम बताओ
जिसका मॉलिक्यूलर मास सबसे कम हो बट ऑप्टिकल एक्टिव हो। ठीक है, बंदे के माइंड में आता मिथेनॉल लिखूं, इथेनॉल लिखूं, प्रोपेनॉल लिखूं, ब्यूटेनॉल लिखूं, क्या लिखूं? तरीका सिंपल, एक कार्बन पे स्टार लगाओ, OH पहले लगा दो, H लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, और सबसे पहले ये आ गया ब्यूटेन 2 ये रहा। बिल्कुल सही, समझ आ गया सबको? ठीक है, अल्कोहल बन गया। चलो जी, माइंड में आया अल्कोहल हो गया, हेलोल्केन हो गया, क्या एसिड हो सकते हैं, क्या एल्डिहाइड हो सकते हैं, क्या कीटोन हो सकते हैं, या कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकते हैं, क्या अमीन हो सकते हैं? ये लो अमीन्स। उसमें क्या है, इसकी जगह हमने NH2 लगाया, ये बन गया। अब नेम हमने लिखना है ब्यूटेन 2 अमीन, ये लो, वेरी सिंपल। ठीक है, तो मैंने आपको एक चीज बोल दी, कोई सा भी फंक्शन ग्रुप हो, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अल्कोहल, ईथर, हेलोल्केन, अमीन, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर, एवरीथिंग दे कैन हैव, हो सकता है अगर 4 ग्रुप हों और आपको मिनिमम मॉलिक्यूलर मास का आता है। समझ आ गई बात? बिल्कुल ओके। तो बच्चे ये चीज आप लोगों ने एग्जांपल मैंने सिखा दी है, कम से कम वाला फंडा बहुत जरूरी है, आपको आना चाहिए। तो अब मैं आपको कुछ ऐसे एग्जांपल लिखवाऊंगा जिसमें हमने असिमेट्रिक सेंटर मार्क करने हैं। ओके, तो वो आप अगले सेक्शन में हम लोग करते हैं इसमें। तो चलो इसको मिटाओ और अब हम करते हैं एग्जांपल जिसमें हमने असिमेट्रिक सेंटर ढूंढने हैं। चलो जी ओके, शुरू करते हैं। तो बच्चों अभी जो इससे पिछला अपने पार्ट देखा उसमें हमने कायरल सेंटर कैसे ढूंढना है और है क्या, उसकी पहचान करवाई है और बताया भी है कायरल सेंटर एक्चुअल में क्या होता है। फिर से बता दूं, कायरल सेंटर असिमेट्रिक सेंटर ऐसा कार्बन है, ऐसा ग्रुप है, कोई भी ऐसा पॉइंट है जिसमें चारों ग्रुप अलग जुड़े हों। तो आप लोग क्या करोगे, ये मैंने 10 एग्जाम्पल इधर बोर्ड पे लिखे हैं। ओके, मैं साइड में हो जाता हूं। सबसे पहले आप लोगों ने 10 के 10 एग्जाम्पल उतारने हैं आराम से। उसके बाद आप लोगों ने उस पर ट्राई करनी है, रेड कलर से या किसी भी कलर से एस्ट्रिक स्टार मार्क करना है। जैसे मैंने यहाँ पर आयुषनेम लिखा, और आपको आयुषनेम से स्ट्रक्चर भी बनानी आनी चाहिए, डबल डबल काम। इससे ये भी चेक हो जाएगा कि तुम्हें आयुषनेम आती है कि नहीं, या सही आती है कि नहीं। जिस बच्चे की आयुषनेमिंग परफेक्शन में है बिल्कुल, और वो स्ट्रक्चर लिख पाता है, उसके बाद चेक कर पाता है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, वो बेस्ट करेगा। तो इधर साइड में हो जाता हूँ। 3 कंपाउंड इसमें है, 3 इसमें, 6 हो गए, और 4 इसमें, टोटल 10 कंपाउंड है। 10 कंपाउंड से आपकी पूरी परफेक्शन हो जाएगी। बाकी चलो हम लोग आपको PDF की फॉर्म में और देते हैं, असाइनमेंट देते हैं, बहुत कुछ है। अभी इसका पार्ट 2 और भी है, उसमें भी बहुत कुछ करना हमने, कुछ कंडीशन और भी करनी है। तो आप लोग वीडियो रोक के एक बार सारे कंपाउंड उतारो और उस पर एस्ट्रिक मार्क करो, वो कायरल सेंटर होगा। और नीचे लिखना है आपने कितने हैं, क्योंकि उसके बाद एक शॉर्टकट फार्मूला आएगा 2n कि कितने ऑप्टिकल आइसोमर बनेंगे, वो यहां से शुरू होगा। तो चलो शुरू करते हैं। पहला कंपाउंड आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया होगी, अब चेक करना। देखो, प्रोप का मतलब 1 2 3, 1 ओल का मतलब OH यहां, ठीक है। 2 क्लोरो का मतलब यहां पर Cl लगाया। बाकी हमने क्या करना, हाइड्रोजन किए पूरे, यहां पर 1 H और इधर CH2। अब क्वेश्चन आया क्या ये ऑप्टिकल एक्टिव है कि नहीं। पहला तो ये देखो, ये OH है, इस पर तो देखना ही होता, यहाँ CH2 है, ये रहा स्टार। ऐसा क्यों, ClH मिथाइल ये है। चलो दूसरा करें, ठीक है। अब आ गया 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, ओइक एसिड का मतलब COOH है। 2 हाइड्रोक्सी का मतलब 2 पे OH, बाकी तो कुछ बचा ही नहीं। यहाँ पर CH3, इधर H। देखो हमने sp2 को देखना नहीं होता, यहाँ पर देखो 1 2 3 4 ग्रुप, ये लो लगाया स्टार, हमने थोड़ा अलग कलर से लगाया ताकि हाईलाइट हो जाए, ये कायरल कार्बन है। ठीक, बिल्कुल सही हो रहा ना। ओके, अब आ गया 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। लो जी, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, ठीक है। इस कार्बन पे Cl, इस पे भी Cl, बाकी यहाँ पर CH2, इधर लगा H,
और ये रहा CH3। बताओ स्टार लगता है कि नहीं? यस, यहाँ पर लगा स्टार। ये कायरल सेंटर है जिसकी मिरर इमेज बनेगी नॉन सुपरइम्पोजेबल, इसी के कारण ये ऑप्टिकल एक्टिव होगा और कायरिटी है इसमें, इन सब में कायरिटी है। अब आ गया 1 ब्रोमो 2 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। ओके, यहाँ मैंने साइक्लोहेक्सेन बनाया, कोई भी कार्बन एक इस पे Br है और 2 पे क्लोरो है, ये रहा। अब हम ये देखेंगे कि इस कार्बन पे यहाँ पर H है, इस पे भी इधर H है, बाकी तो ये CH2 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 CH2, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इस कार्बन को और इस कार्बन को चेक करते हैं। इस कार्बन पे एक Cl, एक H और ये यूनिट, इससे तो मैच नहीं करता, इधर Br इधर कुछ भी नहीं है, यहाँ स्टार लगाया, यहाँ स्टार लगाया, इस पे 2 कायरल सेंटर है। एक फार्मूला आएगा 2n। n क्या मतलब नंबर ऑफ कायरल कार्बन कितने हैं, 2, 2 = 4, इसके 4 बनेंगे, वो धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। अब बच्चे ये तो स्ट्रक्चर ही बनी हुई है, एक एंड से चेक करना शुरू कर दिया करो। ये जो COH है इस पे डबल बॉन्ड O है, ये नहीं, ये नहीं, यहाँ चेक करो, मुझे लगता है यहाँ है। कैसे? ये ग्रुप सारा, ये मिथाइल, ये H और इधर को चलो लगाया स्टार, ये नहीं है, ये 2 हाइड्रोजन नहीं है, इस पे चेक करो, ये CH3 है और यहाँ OH। ओके, ये रहा, ठीक है। वैसे इधर हमने यहाँ लगाया। ओके, अब इस पे देखते हैं। लो जी, इस पे क्या देखते हैं, यहाँ तो CH3 है, हो ही नहीं सकता। इस कार्बन पे ये रहा H, ओके, मिथाइल OH H और ये तो चलो सारा अलग है, स्टार लगा दो। इस पे देखा यहाँ पर H, यहाँ मिथाइल है H है, ये अलग है और ये अलग है, चलो लगाओ स्टार। इस पे देखते हैं यहाँ पर H लगा दूं, H, ये ग्रुप ये अलग ही देखते हैं, यहाँ लगाओ। अब इधर तो हो नहीं सकता, यहाँ हो नहीं सकता, यहाँ CH2 है, इधर देखो एक बार चेक करते हैं। चलो, यहाँ कार्बन के ऊपर Cl है, इधर H है और ये लगा, ये कायरल है, इस पे चेक करते हैं। चलो, इस पे क्या चीज़ है, इस पे H है, ये अलग ही कुछ है, ये लग गया, ये लग गया, चलो इस पे लगाया। फिर ये CH3 है, यहाँ पर H है, ये मिथाइल, यहाँ लगाओ। ओ, ये तो बहुत बन गए, 1 2 3 4 5 6, 2⁻6, काफी बनेंगे इसके, स्टार लगा लो, चेक करो आराम से नंबर। अब यहाँ देखो, ये CH3 है, ये CH2 है, ये CH2 है, ये कार्बन, ये H है, ये CH3 है और ये CH2। ओके, अब बताओ लगाऊं कि ना लगाऊं? ओके, ध्यान से चेक करो बेटा, ये कार्बन पे एक H है, एक CH3 है, 2 ग्रुप डिफरेंट है। ये आप चेक करो, ये वाला यूनिट सिज है, ऐसे सिज है, और ये वाला यूनिट भी सिज है। ओके, सिज सेम आ गए ना। अगर यहाँ पर सिज होता, यहाँ ट्रांस होता, फिर स्टार लगाता, नहीं है। ये सिज है, वो भी सिज है, ये देखो सिज, सेम साइड पे ग्रुप। तो अगर यहाँ कुछ भी ऐसा आगे मिथाइल करता अलग होता, या इसको ट्रांस करता तो अलग होता। ध्यान रखना, सिज और ट्रांस अलग अलग होते हैं, इसलिए वहां हम स्टार लगाएंगे। दोनों सिज आगे, दोनों ट्रांस आगे नहीं लगाना, ठीक है। 8वां, इस पे हो नहीं सकता, यहाँ पर है क्योंकि ये सारा अलग, ये 2 अलग हो गए, ये सारा ऊपर से मैच नहीं करता, ये 2 OH, ये OH, ये CH3 नीचे वाला अलग, ऊपर अलग, मैच नहीं करता क्योंकि यहाँ एल्डिहाइड है, इधर बोल है अलग है ना। लो जी, ये वाला कंपाउंड ग्लूकोज है। ग्लूकोज में 4 कायरल कार्बन होते हैं, आगे जाके हम बायोमोलिक्यूल में पढ़ेंगे। ये ग्लूकोज है, C6H12O6, दिस इज ग्लूकोज, दिस इज ग्लूकोज। ग्लूकोज इज ऑप्टिकल एक्टिव, इट हैज नॉट ओनली 1 कायरल कार्बन बट इट हैज 4, 2⁴ 16 बनेंगे, ठीक है। 8 ये कीटोन है, इसको फ्रक्टोज लिख लो। क्या लिखोगे? फ्रक्टोज, फॉर्मूला सेम, कीटोन। ओके, ये नहीं है, ये नहीं है, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, ये भी है, ये नहीं है, इसमें 3 है, 2⁵ 8, 4 डेक्स्ट्रो 4 लीवो, आधे आधे होते हैं, ठीक है। एक ओरिजिनल, दूसरे मिरर इमेज, क्योंकि डबल होते हैं ना सारे, ठीक है जी। ओके, आई होप के हाँ, ओके, ये हो गया, ये रह गया। इस पे बच्चे ये कार्बन है, ये H है, H तो D तो लग गया ना, आइसोटोप्स, इसको भी लग मानते हैं।
ये लग गया, ये लग गया, चलो बच्चे यहाँ लगाया स्टार। तो हमने ये चीज सीखी कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कायरल सेंटर कैसे ढूंढते हैं। लो बच्चे, वीडियो रोके एक बार, सारा कंप्लीट चेक करो, अंडरस्टैंड करो, और हम लोग मिलते हैं इसके पार्ट 2 में। कुछ और नई कंडीशन, कुछ और नए एग्जांपल, और ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में और कौन सी चीज़ें, जैसे एक तो हम करेंगे डायास्टीरियोमर, एक करेंगे एनेंशियोमर्स, एक करेंगे रेसमाइजेशन, ऐसा कई कुछ जो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में हमने हर यूनिट के मैकेनिज्म में यूज करना है, वो हम नेक्स्ट क्लास और नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में मिलते हैं ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ओके, तब तक अपना ध्यान रखिएगा और फोटोन एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करो। अभी तक अगर आपने फोटोन ऐप डाउनलोड नहीं की तो उसको डाउनलोड करो, बैच कोड लेके, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सारी चीज़ जो फैसिलिटी मैं दे रहा हूँ वो लो। दूसरे नंबर पे हर एक वीडियो लाइक करो और उसमें कमेंट जरूर दो, ठीक है। हम लोग इस फोटोन एजुकेशन चैनल के थ्रू केमिस्ट्री में हम लोग फुल एचडी वीडियो दे रहे हैं, और फोटोन ऐप के थ्रू हम लोग टेस्ट पोर्टल दे रहे हैं, डेली होमवर्क, रेगुलर डाउट सेशन और बेस्ट स्टडी मटेरियल। तो हम लोग फोटोन एजुकेशन चैनल के थ्रू बच्चों को पूरे वर्ल्ड वाइड एजुकेशन दे रहे हैं। तो आप लोग फोटोन एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करके और फोटोन ऐप के थ्रू बेस्ट फैसिलिटी ले सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।